हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए पूरे 50 प्रश्नों को निचोड़ करके निकाला है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 50 प्रश्न कर लेते हैं ना, तो एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे भाई। हाँ, अगर एक दो प्रश्न आपके बाहर जाते हैं तो वो थारी किस्मत, और वो सब के लिए होगा भाई, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक एक बार सब्जेक्टिव को रीडिंग नहीं किया है, यानी कि एक बार भी बुक को नहीं पढ़ा है, तो एक बार प्लीज़ बुक को पढ़ लीजिए। जिसने भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं पढ़ा है एक बार पढ़ लीजिए। पार्ट बाय पार्ट पूरा दे रखे हैं। हम आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी तरह का माइंड में डाउट ना रहे, ये सब क्लियर हो जाए। अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। टेंशन नहीं लेना, इसको आपको नोट भी नहीं करना, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। जितने भी क्रियाएं हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी और अपचयन, उपचयन, द्विविस्थापन, विस्थापन, ये सब इंपॉर्टेंट है और बुक में पार्ट बाय पार्ट दिए रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं भाई। क्योंकि यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको देखने सब्जेक्टिव तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफ़ेद, यानी कि आप यहाँ ऑप्शन नंबर ए में मार सकते हैं, श्वेत। इसका केमिकल नेम होता है AgCl। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका होता है हरा रंग। 6ठा नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है भूरा। देखिए 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित है। तो देखिए अब ये संतुलित समीकरण क्या होते हैं, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है उसके लिए बता देते हैं। आपके पास 2 चीज़ फैक्टर दिए रहते हैं, एक होता है उत्पाद और दूसरा होता है अभिकारक। इधर वाले उत्पाद, इधर वाले अभिकारक बोलते हैं। दोनों जो है सो बराबर होने चाहिए, एरो के इधर वाले भी, एरो के इधर वाले भी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बराबर है, कौन से बराबर नहीं है। अब यहाँ पे है फेरस, Fe का मतलब क्या होता है? फेरस, और इधर भी क्या है? फेरस। उसके बाद Cl मतलब क्लोराइड, इधर भी है क्या? क्लोराइड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, फेरस तो बराबर है, लेकिन क्लोराइड जो है सो बराबर नहीं है। क्लोराइड इधर 2 है और इधर क्लोराइड 3 है, मतलब ये संतुलित नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर में आएंगे तो NH4 है और इधर NO2 है, मतलब ये हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन इधर सिंगल है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं? सिंगल, ऐसा समझिए। नाइट्रोजन कितने हैं? सिंगल। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? सिंगल, मतलब कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 नाइट्रोजन इधर हो गए। अब इधर हम आएंगे तो इधर देखिए यहाँ पे N2, मतलब इधर 2 नाइट्रोजन है, या पैर के पास लगाए ना 2, मतलब ये 2 नाइट्रोजन हो गए। तो नाइट्रोजन का काम खत्म, नाइट्रोजन बराबर है, कोई टेंशन नहीं। अब देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आगे क्या लगा है? 4 लगा हुआ पैर के पास, मतलब हाइड्रोजन इधर 4 है और हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके आगे क्या है? 2 लगा हुआ है, मतलब ये 2 और 2 × होगा तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन भी इधर 4 है, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर है। अब हम देखेंगे क्या, N को देखेंगे। तो N को हमने देख लिया। O2, O को देखेंगे, ऑक्सीजन O2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पैर के पास कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे क्या है? 2 है, इसके आगे क्या है? 2 है, मतलब ये ऑक्सीजन भी 2 है। इस प्रकार से ऑक्सीजन भी बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही ये समीकरण संतुलित है। अगर इसमें जाएंगे, फेरस कितने हैं? 1 इधर, इधर फेरस कितने हैं? 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3, ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। इधर है कार्बन, के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम इधर सिंगल है, इधर भी सिंगल है, ये ठीक है। क्लोराइड यहाँ पे डबल है, क्लोराइड यहाँ पे सिंगल है, इसी से काम खत्म हो गया, ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। आशा करते हैं समीकरण संतुलित वाला आपको समझ आया होगा, और जो जानते होंगे ना उसको इतना लेक्चर बेकार लगा होगा भाई। हाँ भाई, आपको बेकार लगा होगा, आप जानते होंगे। आप बोल रहे हैं क्या सर आप बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हो, क्या सर आप बच्चे वाली चीज़ें बता रहे हो, आगे बढ़ो ना। अरे लो भाई, बढ़ गए, हमें सबको देखना पड़ता है ना भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, 2 प्रकार की अभिक्रिया जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है, एक उपचयन अभिक्रिया होती है और एक अपचयन अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है सर, हमें समझ नहीं आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर समझाने जाऊँगा।
तो पता चलेगा वीडियो लंबी हो सकती है और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में समझाना पड़ता है भाई। तो आप क्या करेंगे, बुक में जाएंगे और ढूंढेंगे उपचयन और अपचयन और उसको पूरा एक बार विस्तार से और अच्छे से पढ़ डालेंगे, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपचयन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्नांकित में कौन उपचायक है? तो ऑक्सीजन जो है सो हमेशा उपचायक के रूप में होता है, इसे आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन जो है उपचायक के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ये है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे ये दे नहीं रखा है, यहाँ दूसरा ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोबारा भोजन अगर पच जाएगा तो फिर दोबारा भोजन के रूप में नहीं आ सकता है, और जो चीज़ें दोबारा नहीं आ सकता वो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप, यानी कि चांदी के संक्षारण के बाद उस पर किस रंग की परत जम जाती है? तो काली रंग की परत जम जाती है। देखिएगा चांदी वांदी जब संक्षारण हो जाता है तो उसमें काली काली धब्बे धब्बे नुमा कुछ कुछ पड़ जाते हैं, उसे यहाँ पे यही बोला है। तो काली रंग ऑप्शन आसान था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जो है सो बिना ज्वाला के जलेगा। अब देखिए कैसे, देखिए कोयला, आप चूल्हा को लीजिए, जब चूल्हा में रोटी बनता है तो उस समय क्या है, ज्वाला नहीं होता है लेकिन जलता है ना, वो ऐसे समझना है। मोमबत्ती जलते रहता है, केरोसिन भी जलते रहेगा, जब तक रहेगा तब तक जलेगा, मीथेन गैस तब तक रहेगा जब तक जलते रहेगा। कोयला एक समय के लिए ज्वाला देता है लेकिन उसके बाद तब ही तब देता है भाई, वही यहाँ पे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कौन सी है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा, अम्ल और क्षार, अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। दोनों को जब मिलाएंगे तो पानी के जैसा रिएक्शन होगा, और पानी अगर बन जाएगा तो उसे कहते हैं उदासीन। अब यहाँ अभिक्रिया हो रही है इसलिए हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप इसे याद रखेंगे, अम्ल और क्षार मिलते हैं ना तो उदासीनीकरण बनते हैं बस। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो समीकरण के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। बड़ा क्वेश्चन इससे आता था, क्यों व्यक्त करते हैं? क्यों? इसलिए ताकि अगर उसको लिखने जाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं ताकि हमें छोटा लगे। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है? तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। Fe3O4 का मतलब फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 का मतलब फेरस ऑक्साइड, इसे हम आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। फेरस मतलब क्या, आयरन। ठीक, तो देखिए ये सब अगर आपको नहीं आते हैं ना तो आपको एक बार बुक पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई, एक बार बुक को पढ़ लेंगे, और बहनों से भी कह रहे हैं एक बार जरूर बुक को पढ़ेंगे आप, जिसने नहीं पढ़े हैं, जिसने पढ़े हैं टेंशन नहीं है भाई। 16 नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो जलीय विलयन को हम लोग दर्शाते हैं एक्वा के द्वारा। किसके द्वारा? एक्वा के द्वारा। जो सॉलिड रहेगा उसे हम लोग, जो ठोस रहेगा उसे एस के द्वारा दर्शाएंगे, और जो द्रव्य अवस्था में रहेगा उसे लिक्विड के द्वारा दर्शाएंगे, और जो गैसीय अवस्था में रहेगा उसे जी से दर्शाएंगे। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए। जो ठोस रहेंगे उसे हम लोग सॉलिड यानी कि एस के द्वारा, जो द्रव्य रहेंगे यानी कि लिक्विड उसे हम लोग एल के द्वारा, जो एक्वा यानी कि जो पानी के रूप में रहेंगी एकदम तरल उसे हम लोग एक्वा के रूप में, और जो गैसीय रूप में रहेंगे उसे हम लोग गैस यानी कि जी के रूप में दर्शाएंगे। चलिए आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं ये सब, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चिप्स की थैली में उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग कर दिया, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि चिप्स वाली थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस। उपचयन यहाँ पे इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि उपचयन मतलब ऑक्सीजन को उसको बाहर निकालना है और उसके जगह पे नाइट्रोजन डालना है ताकि चिप्स जो है सो खराब ना हो। आप अगर देखेंगे कुछ भी अगर वस्तु अगर आप बाहर छोड़ देते खुला तो वो मेहंद जाता है। मेहंद जाने का मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन लग गई, और ऑक्सीजन में नमी की मात्रा होती है इसलिए वो नमी उसमें घुस के मेहंदा देता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेहंद गया। और नाइट्रोजन अगर आप भरेंगे तो नाइट्रोजन में नमी की मात्रा नहीं होती है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो चिप्स कड़कड़ा रहे और आपको कभी भी खाएं तो आपको चिप्स जैसा कड़कड़ लगे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, काफी लंबा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है सो सूर्य से रिलेटेड ही होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ये, इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ,
निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो उपचयन अपचयन मिला के क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी प्रश्न आपको अगर डिटेल में जाने तो बुक को पढ़ लेना भाई, एक बार बुक को पढ़ लीजिए मेरे कहने पर। हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना तो यही रेडॉक्स अभिक्रिया निकाल लो और वही पढ़ लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड को जब मिलाएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन HCl बनेगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है, तो वह संख्या जो है सो संतुलित है। समीकरण के दाएं मतलब एरो रहता है ना, तो एरो इधर बाएं और इधर दाएं दोनों तरफ जो है सो समान है, तो उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉपर ऑक्साइड CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, किस प्रकार की अभिक्रिया, Cu प्लस H2O। अच्छा, ये है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब क्या, उपचयन मतलब होता है जुड़ना, अपचयन मतलब होता है टूटना। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। चलिए, ऑक्सीजन जो है सो टूट कर जुड़ जाता है, इसे कहते हैं अपचयन, और अगर ऑक्सीजन जुड़ करके टूट जाएगा तो इसे बोलेंगे उपचयन। आपको हमने कहा ना एक बार बुक को जरूर पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? वही प्रश्न आ गए हैं हमारे पास जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे शायद। तो Mg यानी मैग्नीशियम इधर कितने हैं, सिंगल, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, सिंगल, ऑक्सीजन इधर डबल है, ऑक्सीजन इधर सिंगल है, ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन इधर डबल है, हाइड्रोजन इधर सिंगल है, तो ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। फेरस इधर सिंगल, फेरस सिंगल, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, ये भी समीकरण संतुलित नहीं है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट संतुलित समीकरण। देख लेते हैं कैसे संतुलित है। तो यहाँ जिंक जो है सो सिंगल, यहाँ भी जिंक क्या है, सिंगल, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल, SO4 यानी कि सल्फेट भी यहाँ सिंगल है और यहाँ भी सल्फेट सिंगल है, इसलिए हम इसे संतुलित समीकरण बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो हमने आपको पहले कहा है जहाँ भी ऑक्सीजन आपको दिखे आप समझ जाना वो ऑक्सीकारक है। रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, समीकरण 2Cu प्लस O2 प्लस CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों भाई, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये हो गया क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने आपको कहा ना जितने भी अभिक्रियाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार बुक को रीडिंग कर लेंगे ना तो सारे प्रश्न आपको इजी हो जाएंगे। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? तो इजी प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन है। काहे भाई, देखिए रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें हम किसी एक वस्तु का उपयोग करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं या फिर पुनः वही वस्तु में ला सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल जाए पिघल जाए फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। अगर आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ को आप गला देंगे, पिघला देंगे तो फिर से आप पानी में आ जाएंगे और पानी को फिर से बर्फ़ बना देंगे। तो ऐसी क्रियाएं भौतिक क्रियाएं कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया वो कहलाती है या फिर रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाता है जिसमें हम एक बार वस्तु को उपयोग करके दोबारा नहीं कर सकते हैं या फिर एक बार वस्तु को अगर उपयोग कर लेंगे तो उसको फिर पुनः दूसरे रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, यहाँ पे दूध से अगर हमने दही बना दिया तो क्या दही से फिर वापस दूध में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, फिर वो दूध नहीं बनेगा, बन भी नहीं करेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऐसे परिवर्तन या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें वस्तुओं का एक बार उपयोग कर लेंगे और दूसरा चीज़ का निर्माण हो जाए फिर दूसरे से पहले में ना आए, वैसे अभिक्रिया को या वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिकारक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कली चूना पर जब भी आप जल डालेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्मास्पर्शी क्या है? तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, ऊष्मा छिप जाती है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, तो चमकीला या उजला। देखिए इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सिर्फ लेक्चर को देखिए और मजे लीजिए, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप समय बचाइए, PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फ़ोन में डाउनलोड करके ड्राइव में सेव कर लीजिएगा, आप वहाँ से जब चाहे देख सकते हैं या फिर जब चाहे आप अपने नोट्स में नोट्स भी कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस कांच में परख नली में कौन सा विलयन था? तो देखिए उसमें था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जब आप लोहे की कील को डुबाएंगे ना तो उसका जो रंग है ना बदल जाएगा, और रंग उसका कैसा हो जाएगा?
तो उसका रंग जो है सो अलग कलर का हो जाएगा, समझे, उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, दूसरा कलर का हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप कोई भी लोहे का कलर को डुबाएंगे, कोई भी लोहे की वस्तु को डुबाएंगे तो वो अलग रंग का हो जाएगा, हो सकता है भूरा हो जाएगा, थोड़ा मिट्टी कलर का हो जाएगा, है ना। तो इस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सोडियम सल्फेट एक्वा यानी कि द्रव के रूप में है, बेरियम क्लोराइड भी द्रव के रूप में है, बेरियम सल्फेट सॉलिड के रूप में है, प्लस सोडियम क्लोराइड। बातें समझ में आ रही है? इसको पढ़ने आता है कि नहीं? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। क्या पूछा है भाई? कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर। अब ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कैसे हो गया सर? समझिए, जब भी कोई पदार्थ में कोई उत्पाद या अभिकारक दो जगह बदलते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, और एक जगह बदलेगा तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, सोडियम के साथ यहाँ कौन था? सल्फेट था। अब देखिए, सल्फेट किसके साथ चला गया? बेरियम के साथ आ गया सल्फेट, है ना। अगर एरो के बाद देखेंगे तो बेरियम किसके साथ आ गया? बेरियम के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन। सल्फेट किसके साथ था? सोडियम के साथ। आ किसके साथ गया? बेरियम के साथ। ठीक है, एक लोगों ने यहाँ जगह बदला, ऐसे समझिए, एक उत्पाद ने या एक अभिकारक ने जगह बदला। अब हम समझते हैं यहाँ बेरियम के साथ यहाँ पर कौन था? क्लोराइड था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो क्लोराइड किसके साथ आ गया? सोडियम के साथ आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दो तत्वों ने अपनी जगह को बदला है, इसीलिए हो जाएगा ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अगर एक तत्व जगह बदले तो उसे विस्थापन अभिक्रिया, और अगर एक से अधिक यानी 2-3 अगर तत्व जगह बदल ले तो उसे हम बोलेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं ये द्वितीय विस्थापन आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ पाया है ना तो बुक में जाइए, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन लगड़कर पढ़ डालिए भाई। एक बार पढ़ेंगे दिमाग में ठुस जाएगा। हाँ ठुस जाएगा भाई। 31 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, एकदम हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। एक चीज़ आपको ये समझ में आ गया, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का टूटना होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो हो सकता है सी नंबर वाले सब पता ना लगा पाएं, लेकिन ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, इससे पता लगा सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से करता है, अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो वो बनता है Na2ZnO2 प्लस H2, यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम। 33 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसमें से अगर हम इस उत्पाद को अगर गर्म करेंगे, NO2 और O2 को दोनों को मिक्स करके, तो हमें मिलेगा लेड नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा NO2 और O2 मिलेगा, अगर लेड नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे तो। 35 नंबर क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि इसे आप आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो नाइट्रोजन सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O जो है सो सही है। हमेशा देखिएगा इसके साथ 10 जल लगा रहेगा, 10 अणु के जल होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित CaCO3 और इसके साथ है CaO प्लस CO2, तो ये है देखिए वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है सो अलग हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन जो है सो अलग हो रहे हैं, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया करा है, अगर समझना है तो इसी में समझ लीजिए। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम जोड़ देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता, और ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि यहाँ पे तत्व टूट रहे हैं दो भागों में, इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये सब आसान है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन निम्नांकित संतुलित है? तो आप इसे खुद से कर लेंगे भाई, आशा करते हैं आप खुद से इसे कर पाएंगे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। नहीं बताएंगे भाई, आपको आता होगा संतुलित करना। चलिए छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैल्शियम कनिट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया है वो है अपघटन अभिक्रिया। हो सकता है अपघटन अभिक्रिया को आप नहीं जानते होंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार बुक को जरूर देखेंगे भाई।
क्वेश्चन नंबर 40 है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए जितने भी अभिक्रिया हैं और उसमें कुछ कुछ अलग होते हैं तो वह अवक्षेपण के अंतर्गत चले जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे, ये एक याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड व जल बनते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए एक दो प्रश्न जो है सो रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीटेड है तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही डाल दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े घुमा के दे दिए जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे पिक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है सो वो सबसे नीचे वाली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्लस क्लोराइड, तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे हम लोग दोनों अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, उपचयन व अपचयन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और इसीलिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोल दिया गया है कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होगा? 94.45 इतना उत्सर्जन होगा। ये यहाँ पे नहीं भी देता तब पर भी हम पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो सिल्वर नाइट्रेट जो है सो विलयन एवं कॉपर धातु ये करता है एकल विस्थापन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान और प्रदान, ये यहाँ चला गया और ये वाला जो यहाँ था यहाँ पे आ गया, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों जगह बदल ली है। H2S प्लस आयरन ऑक्साइड, आयरन टू HI प्लस S में कौन उपचायक है? तो उपचायक है I। अब कैसे सर, कैसे समझ गए? देखिए उपचायक का मतलब जुड़ना, तो यहाँ पे I अकेला था, इसके साथ आके जुड़ गया, इसलिए ये उपचायक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो H2S जो है सो अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, अभिक्रिया फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया का है, समझिए। देखिए फेरिक के साथ कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसके साथ चला आया? एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम अकेला हो गया, फेरिक जो है सो अकेला रह गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ने जगह बदली है, किसके साथ? फेरिक के साथ था, एल्युमिनियम के साथ आ गया, एक ही तत्व ने जगह बदला, इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया 2PbO प्लस C और 2PbCO के निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, और ये सेशन का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। आसान प्रश्न है, एग्जाम्पल से हमने प्रश्न को लिया ताकि आपको समझ में आए। AB प्लस CD और एरो AD प्लस CB अभिक्रिया बताएं। तो ये है उभ विस्थापन अभिक्रिया। उभ विस्थापन मतलब विस्थापन ही समझिए। AB के साथ कौन है? CD, और यहाँ पे AD और यहाँ पे है CB। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, तत्व तो मैच नहीं कर रहे हैं। AB के साथ यहाँ AB दिख ही नहीं रहा है और ना ही CD दिख रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को उभ विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उभ विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन से थोड़ा मोड़ा रिलेटेड है, वैसे एग्जाम की दृष्टि से नहीं था, लेकिन हमने 50 ले लिया है। तो चलिए इसी के साथ होता है सेशन आपका कंप्लीट। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देंगे। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप उसका राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके PDF का, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।